Hello and welcome to Shivi. Shivi is founded at the University of Cambridge. We provide top global faculties, and you can download our mobile application from Google Play Store or visit our website www.shivi.org. Shivi mission is to provide education for all. तो आपको आईआईटी और नीट के टॉप फैकल्टीज प्रोवाइड किए जाएंगे, जैसे कि डॉक्टर्स और आईआईटीएन, जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम पास करने में आपकी मदद करेंगे। और हमारा कोर्स आप एक्सेस कर सकते हैं 500 रुपये महीने में। और सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल टू गेट एक्सेस टू मोर सच फ्री वीडियोस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द केल्विन साइकिल। ठीक है, तुमने लाइट रिएक्शन पढ़ा, हमने लाइट रिएक्शन के बारे में पूरा समझा। हमने देखा कि लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट्स थे वो थे एटीपी एंड एनएडीपी। ठीक है, अब हम लोग जाते हैं यहाँ से डार्क रिएक्शन की तरफ। ठीक है, नाउ सो जो डार्क रिएक्शन है ना, वो बेसिकली क्या होता है, उसमें क्या होता है, हम लोग जो प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन है ना, उनको यूज करते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ फूड। So using the products of light reaction to carry out the synthesis of food comes under the dark reaction. ठीक है, तो dark reaction समझते हैं अपन। So ये रहा मेरा dark reaction। डार्क रिएक्शन कह दो या बायोसिंथेटिक फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस कर दो। ठीक है, ब्लैकमैन्स रिएक्शन कह दो। ठीक है, सब डार्क रिएक्शन के अंदर आते हैं। ठीक है, सो दिस इज द बायोसिंथेटिक फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। बायोसिंथेटिक फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, नाउ तो डार्क रिएक्शन जो होता है ना, वो किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड करता है प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन पे। ठीक है, अच्छा, डार्क रिएक्शन को ये कहना है कि डार्क रिएक्शन डार्क इसीलिए है क्योंकि ये लाइट में नहीं होता है इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, ये बहुत ही गलत नोशन है, मतलब ये एक तरीके का मिसनोमर है डार्क रिएक्शन को डार्क रिएक्शन कहना, क्योंकि ये लाइट में नहीं होता है, बिकॉज इट अल्टीमेटली डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन। ठीक है, तुम जानते हो एटीपी एंड एनएडीपी, दीज आर द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन। तो जो मेरा डार्क रिएक्शन होता है ना, वो इन दोनों पे डिपेंड करता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ फूड। इसलिए हम लोग डार्क रिएक्शन को क्या कहते हैं? डार्क रिएक्शन को डार्क कहना मिसनोमर होगा। ठीक है, बिकॉज इट इज इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन लाइट। ठीक है, तो ये जो वर्ड है ये एक मिसनोमर है। ठीक है, क्यों? बिकॉज इट depends on products of light reaction, depends on products of light reaction। और वो प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं? तो दीज आर दी हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट्स लाइक एटीपी एंड एनएडीपीएच। ठीक है, तो ये तो था डार्क रिएक्शन। नाउ जो मैंने कहा था कि फोटोसिंथेसिस मेरा एक रिडॉक्स प्रोसेस होता है, मतलब इसमें रिडक्शन भी होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन तो लाइट रिएक्शन के अंदर आ गया, रिडक्शन आ गया डार्क रिएक्शन के अंदर। सो दिस इज बेसिकली अ रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? रिडक्शन रिएक्शन है, रिडक्शन रिएक्शन। और रिडक्शन किसका होता है भाई साहब? तो कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है इनटू कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट्स ओके, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन किसके अंदर हुआ? कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर हुआ, और कार्बोहाइड्रेट्स मतलब फूड के अंदर हो गया, तो इधर से ही मेरा फूड बन रहा है। डार्क रिएक्शन के हेल्प से मेरा फूड का प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, सो इट इज अ रिडक्शन टाइप ऑफ रिएक्शन। ठीक है, नाउ अब ये डार्क रिएक्शन ना फोटोसिंथेटिक प्लांट में अलग अलग तरीके से हो सकता है। ठीक है, अलग अलग साइकिल के थ्रू हो सकता है, अलग अलग पाथवे हो सकता है। तो डिफरेंट फोटोसिंथेटिक प्लांट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ डार्क रिएक्शन हो सकते हैं। एक तो हो गया मेरा C3 पाथवे के थ्रू हो सकता है, या हो सकता है मेरा C4 पाथवे, या हो सकता है मेरा कैम पाथवे। कैम बोले तो क्रासुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। ठीक है, C3 साइकिल C4 साइकिल। ठीक है, तो सबसे पहले जो C3 पाथवे है, इसमें मेरा C3 साइकिल भी आता है, खाली C3 साइकिल होता है। और ये जो होता है ना C3 साइकिल, ये ऑल फोटोसिंथेटिक प्लांट में होता है, हर फोटोसिंथेटिक प्लांट में ये साइकिल होता है। C3 साइकिल। ठीक है, जो C4 साइकिल होता है, इसमें C4 पाथवे होता है, इसमें मेरा C3 साइकिल तो होता है, पर संग में C4 साइकिल भी होता है। और जो क्रासुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म है, इसमें भी C3 साइकिल तो होता है, संग में C4 साइकिल भी होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ
pathways, different types of ways by which dark reaction takes place in different photosynthetic pathway. ठीक है, photosynthetic plant C3 pathway से हो सकते हैं, C4 pathway से हो सकता है और CAM pathway से हो सकता है मेरा डार्क रिएक्शन. ठीक है, नाउ डार्क रिएक्शन के बाद डार्क रिएक्शन में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, दैट इज कि जो डार्क रिएक्शन का लोकेशन कहाँ होता है. मैंने बोला था कि लाइट रिएक्शन का जो मेरा लोकेशन था वो था मेरा ग्राना. ठीक है, जो डार्क रिएक्शन का जो लोकेशन है वो है मेरा फ्लूइड स्ट्रोमा. ठीक है, मतलब डार्क रिएक्शन कहाँ पे होता है, तो मेरा स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, फ्लूइड स्ट्रोमा. इसके बारे में पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, जस्ट समझ लो, रिवीजन चल रहा है भाई साहब. मैंने पहले बता दिया था डार्क रिएक्शन लाइट रिएक्शन कहाँ कहाँ होते हैं. ठीक है, जब मैं क्लोरोप्लास्ट में डिवीजन ऑफ लेवल बता रहा था. ठीक है, तो फ्लूइड स्ट्रोमा में होता है मेरा डार्क रिएक्शन. ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द डार्क रिएक्शन. ठीक है, क्या है, बायोसिंथेटिक फेज है फोटोसिंथेसिस का. इसमें क्या होता है, हम लोग लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स यानी एटीपी एंड एनएडीपीएच को यूज करते हैं फॉर फॉर्मेशन ऑफ फूड. कैसे, कार्बन डाइऑक्साइड का इनकॉर्पोरेशन करते हैं. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन करते हैं. ठीक है, सो एक रिडक्शन प्रोसेस हो गया. डिफरेंट फोटोसिंथेटिक प्लांट में ब्लैक ये जो मेरा डार्क रिएक्शन है ये डिफरेंट तरीके से हो सकता है. C3 साइकिल, C4 साइकिल एंड कैम पाथवे. ठीक है, ये सब समझ में आ गया अपन को. अब अपन समझते हैं अबाउट द C3 साइकिल और द केल्विन साइकिल. ठीक है, C3 साइकिल या केल्विन साइकिल के ऊपर समझते हैं. सबसे पहले समझो मेरा C3 साइकिल केल्विन साइकिल. C3 साइकिल या इसको हम लोग केल्विन केल्विन साइकिल भी कहते हैं. ठीक है, सबसे पहले तो इसे डिस्कवर किसने किया था, मेल्विन केल्विन ने भाई साहब ने किया था. मेल्विन केल्विन और उनके जो वर्कर्स थे, मेल्विन केल्विन एंड को वर्कर्स, उन्होंने इस साइकिल को डिस्कवर किया था. ठीक है, इस साइकिल को साइकिल इसलिए कहा गया था क्योंकि साइकिल कंटिन्यूअसली अनइंटरप्टेड चलता रहता है. क्यों, ड्यू टू द रीजनरेशन ऑफ आरयूबीपी. ठीक है, आगे बताऊंगा क्या होता है. मेल्विन और केल्विन और उनके जो को वर्कर थे ये बेसिकली किस पे काम कर रहे थे, तो ये काम कर रहे थे रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ कार्बन, जो था कार्बन 14. ठीक है, तो कार्बन के एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप पे ये काम कर रहे थे. ठीक है, और जो एल्गे इन्होंने यूज किया था, एल्गे जो इन्होंने यूज किया था वो था क्लोरेला. क्लोरेला एल्गे का इन्होंने यूज किया था. ठीक है, नाउ C3 साइकिल. अब इसको नाम C3 साइकिल क्यों बोला जाता है, वाई C3, बिकॉज सबसे फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन प्रोडक्ट जो होता है ना वो है 3-phosphoglyceric acid which is a 3-carbon organic acid. इसलिए हम लोग C3 साइकिल को क्या बोलते हैं, केल्विन साइकिल क्या बोलते हैं, C3 साइकिल भी बोलते हैं. C3 साइकिल क्यों, क्योंकि सबसे पहला जो फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन प्रोडक्ट है वो है मेरा एक 3-कार्बन ऑर्गेनिक एसिड, इसलिए हम लोग इसको C3 साइकिल भी कहते हैं. ठीक है, नाउ तो ये था मेरा केल्विन साइकिल. केल्विन साइकिल का बेसिक इंट्रो मेल्विन केल्विन और उनके कोवर्कर ने किया था. ठीक है, ये साइकिल अनइंटरप्टेड चलता है. उनने वो वर्क कर रहे थे रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ कार्बन 14. एल्गे जो यूज था वो था क्लोरेला. एंड इसमें क्या था, C3 साइकिल इससे नाम दिया गया था कि सबसे पहला कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन प्रोडक्ट 3-कार्बन ऑर्गेनिक एसिड था. ठीक है, हम लोग समझते हैं कि जो ये C3 साइकिल था ये कैसे पाथवे गई, किन 3 स्टेप से ये बेसिकली ऑपरेट करता है. तो पहला स्टेप होता है मेरा कार्बोक्सिलेशन. कार्बोक्सिलेशन, अच्छा, कार्बोक्सिलेशन में क्या होता है, आरयूबीपी का कार्बोक्सिलेशन होता है. ये आरयूबीपी का कार्बोक्सिलेशन होता है. आरयूबीपी कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होता है. और ये जो एंजाइम के जिस एंजाइम के थ्रू होता है उसको हम कहते हैं रुबिस्को. रुबिस्को, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये रुबिस्को. सो कार्बोक्सिलेशन ऑफ आरयूबीपी टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम दैट इज रुबिस्को. ठीक है, रुबिस्को के बारे में भैया थोड़ा बात कर लेते हैं. ठीक है, मोस्ट abundant protein in world.
वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अबंडेंट प्रोटीन कौन है? रूबिस्को है, ठीक है। अच्छा, आरयूबीपी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोक्सिलेशन हो रहा है, जिससे मेरा क्या बनता है? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड विच इज अ 3 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। 3 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड होता है, ठीक है। अच्छा, ये जो मेरा आरयूबीपी है ना, आरयूबीपी, इसका फुल फॉर्म पता है क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, ठीक है। राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, ठीक है ना। इसका तो कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज हुआ, मतलब इसका एक कार्बोक्सिलेज ग्रुप भी है इसमें, और इसमें है ऑक्सीजनेज ग्रुप, ठीक है। मतलब इसका कार्बोक्सिलेशन करने का भी टेंडेंसी है और ऑक्सीजनेशन करने का भी टेंडेंसी है, पर ज्यादा टेंडेंसी भाई साहब कार्बोक्सिलेशन करने का है, ठीक है। ज्यादा टेंडेंसी जरूर कार्बोक्सिलेशन करने का है, पर अगर तुम्हारा उस एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन ज्यादा हो तो ये ऑक्सीजनेशन भी कर सकता है, और जब ये ऑक्सीजनेशन करता है तब जो प्रोडक्ट बनता है, तब जो ऑक्सीजनेशन करता है तो उस प्रोसेस को कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन, ठीक है। उस प्रोसेस कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन। भाई साहब, जो एक वेस्टफुल प्रोसेस होता है, मतलब ऑक्सीजनेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऑक्सीजनेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में लड़ाई होता है कि भैया कौन जाके आरयूबीपी से जुड़ेगा। आरयूबीपी से कार्बन डाइऑक्साइड भी जुड़ सकता है, ऑक्सीजन भी जुड़ सकता है, पर क्योंकि रूबिस्को एंजाइम का जो अफिनिटी है वो कार्बोक्सिलेज के लिए ज्यादा है, ठीक है। अफिनिटी मोर, अफिनिटी मोर, अफिनिटी बोले तो भाईचारा ज्यादा है, अफिनिटी मोर, तो क्या होता है? कार्बोक्सिलेशन ज्यादा होता है, ठीक है। अच्छा, अगर कार्बोक्सिलेशन नहीं होता ना, ऑक्सीजनेशन होता ना, तो आज हम जिंदा नहीं होते, पता है। मतलब हमारा बेसिस ऑफ लाइफ, हमारा जीने का वजूद इसी पर डिपेंडेंट है कि आरयूबीपी भाई साहब कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ेंगे या ऑक्सीजन से जुड़ेंगे, बट ड्यू टू नेचर क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ता है। क्यों? क्योंकि रूबिस्को एंजाइम का कार्बोक्सिलेशन का ज्यादा टेंडेंसी होता है। इन दोनों के बीच में क्या होता है ना, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन टाइप्स होता है, ठीक है। कि एक ज्यादा तो मतलब दूसरे को हरा देता है, दूसरा ज्यादा तो दूसरे ज्यादा तो पहले को हरा देता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट रूबिस्को एंजाइम, ठीक है। कार्बोक्सिलेशन हुआ 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3-फॉस्फोग्लिसरिक, अरे आरयूबीपी 5 कार्बन, ये 1 कार्बन, और क्या बन गया? 2 ठो 3 कार्बन, हो गया ना, बैलेंस हो गया। तो ये था मेरा कार्बोक्सिलेशन। क्योंकि कार्बोक्सिलेशन होना बड़ा जरूरी है, इसलिए हमने इसे क्या बोला? मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। क्या बोला? मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ C3 साइकिल, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ C3 साइकिल कौन? कार्बोक्सिलेशन होना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ C3 साइकिल। अब आता है मेरा सेकेंड तरीका, जो है रिडक्शन। सेकेंड स्टेप जो होता है वो होता है रिडक्शन। जो मेरा 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना, अब होगा इसका रिडक्शन, ठीक है। अब इसका रिडक्शन होगा तो रिडक्शन से क्या बनता है? मेरा 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड फाइनली किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ट्रायोज फॉस्फेट, ट्रायोज फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। रिडक्शन में बेसिकली देखो चेन ऑफ रिएक्शंस होते हैं, बट हम बेसिकली बात करेंगे अबाउट, हम ज्यादा इसमें डिटेल्स में जाएंगे। एनसीईआरटी में नहीं दिया तो मैं पहले ही बोला, जो एनसीईआरटी में नहीं रहता वो अपन पढ़ाते नहीं है, ठीक है। एनसीईआरटी की चीज को ही पकड़ना है। तो मैंने क्या बोला कि 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का रिडक्शन होता है ट्रायोज फॉस्फेट में। इसके लिए कितना रिक्वायरमेंट होता है भाई साहब? तो 2 एटीपी का रिक्वायरमेंट होता है एंड 2 NADPH का रिक्वायरमेंट होता है, रिक्वायरमेंट, ठीक है। एक कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन के लिए 2 एटीपी एंड 2 NADPH का रिक्वायरमेंट पड़ता है, रिडक्शन हो जाता है ट्रायोज फॉस्फेट के अंदर। अच्छा, मैंने पहले बोला था ये साइकिल कैसा चलता है, तो भाई साहब ये साइकिल अनइंटरप्टेड चलता है। अब अनइंटरप्टेड मतलब लगातार कंटिन्यूअस चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो आरयूबीपी था, जिसका कार्बोक्सिलेशन हो रहा था भाई साहब, उसको रीजनरेट करना पड़ेगा। तो कार्बोक्सिलेशन का तो रीजनरेट करने के लिए हम क्या करेंगे? रीजनरेशन लास्ट प्रोसेस होगा मेरा, रीजनरेशन ऑफ आरयूबीपी, ठीक है। रीजनरेशन ऑफ आरयूबीपी होगा, और रीजनरेशन ऑफ आरयूबीपी में कितना एटीपी लगेगा? तो भाई साहब 1 एटीपी का दरकार होगा, 1 एटीपी रिक्वायर्ड, 1 एटीपी रिक्वायर्ड फॉर रीजनरेशन। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कैल्विन साइकिल, ठीक है। अब इसका मैं आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दूंगा, जिससे आपको और क्लियरली समझ में आ जाएगा कि साइकिल कैसे ऑपरेट करता है।
तो ये रहा हमारे केल्विन साइकिल का पूरा साइकिल, ठीक है। हमने बेसिकली क्या किया, एनसीईआरटी के डायग्राम को उठाया, क्योंकि हम जानते हैं बेकार का कोई आलतू फालतू बुक का हमें डायग्राम नहीं देखना है, हमें एनसीईआरटी के डायग्राम को फॉलो करना है, और बीच बीच में जो भी पॉइंट्स आएगा वो मैं बताते जाऊंगा, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, जो मेरा पहला स्टेप है, ठीक है, मैं पहला स्टेप है कार्बोक्सिलेशन, ठीक है। कार्बोक्सिलेशन स्टेप में क्या बोला था मैंने, जो एटमोस्फेयर से जो कार्बन डाइऑक्साइड आया वो आरयूबीपी के संग कार्बोक्सिलेशन करेगा, जिससे मेरा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरेट बनेगा, ठीक है। अच्छा, ये जो कार्बोक्सिलेशन हो रहा था मेरा आरयूबीपी का, इस आरयूबीपी के कार्बोक्सिलेशन में मेरा कौन सा एंजाइम जरूरी हुआ, तो रुबिस्को एंजाइम जरूरी हुआ, ठीक है। तो रुबिस्को एंजाइम की वजह से मेरा आरयूबीपी का कार्बोक्सिलेशन हुआ, जिससे मेरा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरेट बना, ठीक है। अच्छा, पहले जो आरयूबीपी था वो कितने कार्बन का था, 5 कार्बन का, फिर 5 कार्बन एक कार्बन से मिले तो कितना हुआ, 6 कार्बन, तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन हो गया ना, 2 इंटू 3 6, ठीक है। तो ये था मेरा पहला स्टेप, कार्बोक्सिलेशन स्टेप, समझ में आया। सेकंड स्टेप मैंने क्या बोला था, सेकंड स्टेप इज द रिडक्शन स्टेप। अच्छा, रिडक्शन स्टेप में क्या होता है, मेरा जो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरेट बना था अब ये कन्वर्ट होगा ट्रायोज फॉस्फेट में, ठीक है। और इस रिएक्शन में मेरे बेसिकली 2 एटीपी और 2 एनएडीपीएच का रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है। ये 2 एटीपी और 2 एनएडीपीएच किसमें डिवाइड होगा, 2 एडीपी प्लस 2 एडीपी प्लस 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस 2 एनएडीपी प्लस, ठीक है। अच्छा, रिडक्शन से फाइनली ट्रायोज फॉस्फेट बना, दिस ट्रायोज फॉस्फेट इज नथिंग बट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरेडिहाइड, ये भी 3 कार्बन वाला है, पर 3 कार्बन का 2 मॉलिक्यूल है, तो फिर से मेरा बात बन गया, ठीक है, 6 कार्बन हो गया ये भी, फिर ये फाइनली मेरा सुक्रोज एंड स्टार्च में टूटता है, ठीक है। फाइनल स्टेप फॉर द साइकिल टू रिमेन अनइंटरप्टेड इज द रीजनरेशन स्टेप, ठीक है। और रीजनरेशन स्टेप में क्या बोला था, एक एटीपी का रिक्वायरमेंट होता है। फिर से समझते हैं, मैंने क्या बोला, पहला स्टेप कार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलेशन ऑफ आरयूबीपी, जिसमें मेरे कितना, एक कार्बन डाइऑक्साइड का जरूरत पड़ा, ठीक है। एक कार्बन डाइऑक्साइड 5 कार्बन वाले आरयूबीपी से मिला, जिससे जाके मेरा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना। अब ये क्या हुआ, इसका रिडक्शन हुआ, जिससे मेरा ट्रायोज फॉस्फेट मिला, एंड ट्रायोज फॉस्फेट जाके बाद में सुक्रोज एंड स्टार्च में बढ़ा। जो रिडक्शन प्रोसेस में कितना एटीपी एंड एनएडीपी का रिक्वायरमेंट हुआ, 2 एटीपी एंड 2 एनएडीपीएच का, ठीक है। एंड फाइनली रीजनरेशन हुआ आरयूबीपी का, जिसमें 1 एटीपी का रिक्वायरमेंट पड़ा। सो दिस वाज माय होल केल्विन साइकिल। अब केल्विन साइकिल से अपन ये बात समझे हैं कि मेरा एक कार्बन डाइऑक्साइड के कार्बोक्सिलेशन में अपन का 3 एटीपी और 2 एनएडीपीएच का रिक्वायरमेंट पड़ा। अब देखो 3 एटीपी कैसे आया, तो 2 एटीपी आया तुम्हारा 2 एटीपी आया तुम्हारा ये रिडक्शन स्टेप में, और एक एटीपी जो था तुम्हारा वो किस प्रोसेस में आया, वो आया मेरे रीजनरेशन प्रोसेस में, ठीक है। तो 2 एटीपी आया मेरे रिडक्शन से, एक एटीपी आया रीजनरेशन से, और एनएडीपीएच का जो दोनों था वो किस प्रोसेस में यूज हुआ था, वो हुआ था रिडक्शन प्रोसेस में, ठीक है। तो मेरे समझ में आ गया, एक कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन के लिए मेरे को कितना चाहिए, मेरे को 3 मॉलिक्यूल एटीपी चाहिए और 2 मॉलिक्यूल एनएडीपीएच चाहिए, ठीक है। नाउ रीजनरेशन प्रोसेस में मेरा फाइनली फिर एक एटीपी का रिक्वायरमेंट होता है। तो एक कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन के लिए 3 एटीपी 2 एनएडीपीएच, एंड हम जानते हैं फाइनली मेरे को बनाना क्या है, ग्लूकोज बनाना है। एंड ग्लूकोज बनाने के लिए मेरे को कितना तब कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ेगा, 6 कार्बन डाइऑक्साइड। सो 6 कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन से मेरा एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनेगा। तो साइकिल को कितना बार चलना चाहिए, तो भाई साहब साइकिल को चलना चाहिए 6 टाइम्स, ठीक है। द साइकिल शुड गो ऑन फॉर 6 टाइम्स। जब ये साइकिल 6 टाइम्स चलेगा तभी जाके मेरा तभी जाके मेरा ग्लूकोज एज अ फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। सो दिस वाज ऑन माय केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल को 6 बार चलना पड़ेगा फॉर प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। तो एक बार चलने से एक कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन में मेरे 3 एटीपी एंड 2 एनएडीपी की जरूरत पड़ा। तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन के लिए मेरे को कितना जरूरत पड़ेगा, मेरे को जरूरत पड़ेगा 18 एटीपी एंड 12 NADPH। सो ये था मेरा फाइनली बेसिक इनपुट। फिर से समझो, एक कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन के लिए 3 एटीपी 2 NADPH, 3 एटीपी में 2 एटीपी है रिडक्शन से, 1 एटीपी है रीजनरेशन से, और NADPH का 2 NADPH का रिक्वायरमेंट हुआ दोनों रिडक्शन। मतलब एक कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन के लिए 3 मॉलिक्यूल एटीपी 2 मॉलिक्यूल NADPH, और हम जानते हैं कि मेरे को 6 बार कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करना पड़ेगा एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनाने के लिए। तो 6 बार कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन मतलब कितना एटीपी, 6 into 3 18 एटीपी एंड 6 into 2 12 NADPH, ठीक है। तो 6 बार साइकिल चलेगा। क्या क्या पॉइंट याद रखना है, द साइकिल विल कंटिन्यू फॉर 6 टाइम्स। कितना कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होगा, 6 कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होगा। कितना एटीपी लगेगा, 18 एटीपी लगेगा। कितना एनएडीपीएच लगेगा, 12 एनएडीपीएच लगेगा। तो एक साइकिल में कितना लगेगा, तो 3 एटीपी और 2 एनएडीपीएच। अगर कोई बोल देगा कि केल्विन साइकिल मान लो 6 नहीं 5 बार चलता है, तो कितना एटीपी, तो 5 into 3
15 एटीपी। और कितना NADPH? तो सर 5 into 2 10 NADPH। ठीक है, ये था मेरा बेसिक केल्विन साइकिल के बारे में कैलकुलेशन। अब केल्विन साइकिल का कोई भी न्यूमेरिकल का क्वेश्चन आप आराम से कर पाएंगे। दिस हैज बिकम वेरी इजी फॉर यू। ये पूरा जो आपका सेटअप था ये आपको इजीली समझाने के लिए किया गया था और आपको सीधा NCERT के डायग्राम को हमने यूज किया है।